Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। तो गाइस स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सो दोस्तों ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ ही कॉन्सेप्ट इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, वो देख लेंगे हम लोग कौन से क्वेश्चन आएंगे। मेक श्योर आप वीडियो को पूरी तरह से देखें और अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके हमें बताइए कि क्या अच्छा लगा, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा दिल से प्यार करना है तो शेयर करिए जो जो मीडिया पे आप लोग प्रेजेंट है। लेट्स लार्जर ऑडियंस बी सीन बाय अस और बाय देम ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा लेक्चर, प्यारा सा लेक्चर लाइट। सो ये देखो लाइट हर जगह से निकलती है, सन से भी और ऐसे टॉर्च से भी। तो लाइट होती क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन मतलब हम लोग को देखने में हेल्प करती है, हमारी जो रेटिना उसमें सेंसेशन जनरेट करती है, दिमाग में जाके उसका इमेज क्रिएट करती है कि भैया ये चीज देख लो, सुंदर कन्या, सुंदर बालक, ये सब देखना हम लोग को। अब दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं, देखो लाइट को लेके आप लोग को आगे भी आएगा कि लाइट ऐसे फोटोन के टर्म में जो हम लोग को नहीं दिखती, ऐसे बहुत क्लोज्ड एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में भी आगे जाती है, या फिर ऐसे रे के फॉर्म में भी जाती है। रे एंड पार्टिकल नेचर ये दोनों सही हैं, ये दोनों इफेक्ट सही हैं, तो आप लोग दोनों कंसीडर करोगे। ओके दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, देखो ऐसे जो रे सीधी सीधी आ रही है ना, ये बालिका पढ़ाई कर रही है या बालक हो सकते हैं, देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, कितना सुंदर सा पढ़ाई चालू है। आप लोग ऐसे सनलाइट के सामने बैठ के पढ़ाई करिए, खुद सरस्वती आपके बुक के अंदर, आपके दिमाग के अंदर आएंगे और आपको अनंत ज्ञान दी के जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। रेक्टिलिनियर सीधी लाइन में जो रे है वो सीधी लाइन में आ रही है। लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? चलिए कोई एक ओपेक सरफेस ले लेते हैं। ओपेक सरफेस क्या होता है? कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट हो, उसको एक साइड पे से हम लोग कुछ ना कुछ मटेरियल अप्लाई कर दें ताकि लाइट आर पार ना जाए, दिस इज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये रे हमने इंसिडेंट कराया, समझो लाइट की रे ऐसी आई, धड़ाक से इस पे गिरी। अब गिरने के बाद क्या करेगी? वापस से उसी मीडियम में जिस साइड से आई थी वहीं को वापस निकल ली, आर पार नहीं गई। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो जहां से आई थी वहीं को गई। इंसिडेंट रे जो लाइट आई, रिफ्लेक्टेड जो लाइट वहां इसको टच करके वापस निकल गई। अब ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज नॉर्मल दोस्तों? बार बार ध्यान रखना, कोई भी सरफेस हो, समझो सरफेस ऐसा है तो उस पर अगर 90 डिग्री पे कुछ भी ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, सो दिस इज क्या? नॉर्मल। ओके अब ले लेते हैं, सर बोलो ऐसा है तो कुछ और भी बता दीजिए। तो समझो आपकी इस तरह से कुछ है, ये हो गया है। अब हम लोग लेते हैं कुछ इस तरह से सरफेस है तो इस पे नॉर्मल इस तरह से आएगा 90 डिग्री पे। तो बीच में जो उसके होता है 90 और परपेंडिकुलर रहे तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मल खींच दिया हमने तो हम उससे क्या करेंगे? अब नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है वो एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आप लोग को? इस एंगल को बोलेंगे आई, और इसका फुल फॉर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट इंसिडेंट हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे वो जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे आर, स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आई हमेशा इक्वल टू होता है आर। ये रिफ्लेक्शन का केस है दोस्तों, भूलना मत, जहां से आई है वहीं को जाएगी। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है? लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक जगह से जो ओपेक मटेरियल था ना, ओपेक नहीं है वो ट्रांसपेरेंट होता है, एक मीडियम से उस साइड निकल गई है दूसरी मीडियम में, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझो ये आप लोग का कुछ ऐसे बाहर एयर है और ये ग्लास का कुछ है, ये ग्लास का हमारा समझो सिंपल ग्लास है इस तरह से। रेयरर डेंसर, रेयरर मतलब क्या? यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, देखो एयर में कम होंगे गैसेस के, और यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, बहुत नजदीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। इसको बोलते हैं डेंस पार्टिकल्स, इसलिए बोलते हैं डेंसर मीडियम। लाइट रे इंसिडेंट हुई तो पीक्यू फिर से है। अब क्या हुई? ये जानी चाहिए थी इस तरह से, लेकिन क्या होता है रियल में, ये टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ आती है। ये इसको जो परपेंडिकुलर है वो पसंद है तो चेंज कर दिया अपना डायरेक्शन, ऐसे नहीं गई सीधी सीधी, अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। और इसको रिफ्लेक्टेड नहीं बोलेंगे, ध्यान से देखिए, इसने जिसने अपना मीडियम के अंदर डायरेक्शन चेंज किया, जो ऐसे जाने वाली थी लेकिन ऐसे आ गई, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन होता तो ये वहां पे वापस चली जाती, लेकिन हमारा केस क्या, ये आर पार चली गई। एक सेकंड दोस्तों, ये क्या आ गया? चलो हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा? रिफ्रैक्शन हो गया, और इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, तो रेयर से जब डेंसर जाएगी,
जब हल्के मीडियम से टफ मतलब थोड़े से डेंस वाले मीडियम में जाएगी तो ये जो नॉर्मल है 90 डिग्री पे उसके तरफ आएगी, उसके नजदीक जाना चाहेगी। अब लेकिन अब ग्लास यही लाइट क्या जाएगी, बाहर भी जाएगी ना, ग्लास से एयर में भी जाएगी। तो क्या होता है आप देखोगे जब डेंस टू रेयरर जाती है, डेंसर टू रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। हल्के से थोड़े से वजन की तरफ तो नॉर्मल के पास आएगी, वजन से थोड़ा हल्के की तरफ जा रही है तो बोलती चल भाई जान दे मेरे को, दूर दूर चली जाती है। ऐसे आपका ना पैसा दबा के तो आपके पास नजदीक आएगा सब कोई, पैसा नहीं है हल्के हो जेब से तो दूर भागेंगे सब कोई। तो ये याद रखे ना आप लोग। और ये जो बाहर फाइनली निकली इसको बोलेंगे इमर्जिंग रे। तो ये भी रिफ्रैक्टेड रे हो गई हमारी, ये जो पहली बार थी ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड और ये इमर्जिंग रे। ओके, आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो नाम दे दिया RS, ये हुआ QR। अब ये एंगल देख लेते हैं, ये I हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से बना है, और ये R हो जाएगा लेकिन स्मॉल, और ये क्या होगा, अब ये इमर्जेंस हुआ है ना तो एंगल ऑफ इमर्जेंस तो E है, स्मॉल ई। लेट्स अंडरस्टैंड। चलो ये सब बेंड क्यों होता है ये उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। स्पीड इज मोर, स्पीड इज लेस, ये लेफ्ट वाले में जो रहता है ज्यादा रहता है, जनरल इसमें कम रहता है, तो ये क्या करेगा, घूम जाएगा। ये देखो, तो यही फिनोमेना है। Tractor bends towards the normal as its velocity decreases, light bends towards the normal as its velocity decreases। तो क्या करते हैं यहाँ पे पार्टिकल उसको रोकते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं जब टायर बहुत स्पीड में जा रही है और हम लोग जब उसको रोकते हैं और बाहर वाले टायर का स्पीड ज्यादा हो तो क्या होगा, वो राइट के टुवर्ड्स बेंड होगी ना। तो यही चीज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे रेयर में जो स्पीड है वो कम, अंदर की तरफ स्पीड ज्यादा, और वो उसको बेंड कराती है टुवर्ड्स नॉर्मल। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हम लोग को मालूम है लाइट ट्रेवल स्ट्रेट, नो डेविएशन। अगर समझो सीधी सीधी गई है, सीधी सीधी ऐसे, तो ये ऐसे टेढ़ी आती तो बात अलग है, लेकिन सीधी सीधी आ रही है तो कोई स्पीड में दिक्कत नहीं है, कोई टर्न नहीं लिया इसने, तो ये क्या होगा, नो डेविएशन। यहाँ पे कहीं पे भी आए तो दिक्कत हो जाएगी। रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल के टूवर्ड्स आएगी। डेंसर टू रेयर तो जैसे मैंने एग्जाम्पल सबसे बेस्ट दिया था, पैसे याद रखना आप लोग। देखो हम लोग का रेयर टू डेंसर में एक्चुअली क्या होता है, यहां से जाना चाहिए था डायरेक्शन सीधा सीधा, लेकिन क्या होती है, बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये हम लोग सोचे कि ऐसा होना, लेकिन एक्चुअल ऐसा होता है। I और R हो गए। अब वाटर से ग्लास में इधर से ही बाहर निकल रही है, अब ये क्या होगा, देखो ये हल्का मीडियम पैसा नहीं है आपके पास, सबसे दूर भागेंगे सब लोग, तो एक्चुअल डायरेक्शन लेकिन उससे दूर जा रही है। ये जो सीधा होना चाहिए था, इसकी लाइन जो सीधी होनी चाहिए थी उससे भी दूर भागता है ये, देखो दूर भागा। सो ये हमारा जो होना चाहिए था ये एक्चुअल होना चाहिए था, और ये डायरेक्शन फॉलो किया उसने। ओके, ये उल्टा लिख दिया। और अलोंग द नॉर्मल मतलब क्या, सीधा सीधा पास होगा। फिर से वही सारी चीजें, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, ध्यान रखिएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, आई इज ऑलवेज इक्वल टू ई। ये जो आई है, ये जो आई था ये ई के हमेशा इक्वल होता है, आर नहीं। आई इक्वल्स टू आर होता है रिफ्लेक्शन के केस में, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, आई और आर क्या होते हैं, ये लोग सेम होते हैं, ये और ये बीच वाला नहीं। चलो, एज द इंसिडेंट रे कोइंसाइड विद द नॉर्मल द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। अगर यहां से सीधी आ रही है तो ये एंगल जीरो है, तो आई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा एक बार डेफिनेशन देख लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। देखो दूसरा, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज का आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। तो देखो ये इंसिडेंट रे यहां पे है, इस साइड पे, तो इसका अपोजिट साइड पे रिफ्रैक्टेड रे। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। चलो इसको भी देख लेते हैं।
तो ये था पहला वाला लॉ हमारा, ये देखो ये इसके अपोजिट हुआ, और ये ऑल थ्री लाई इन द एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये वाली भी इधर आई, ये वाली भी इधर आई, और ये वाली भी, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों एक ही जगह पे रहते हैं, ये बोलने के मतलब है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ द साइन of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant। तो इसके लिए I और R के लिए ये जो साइन है इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड का, ये कांस्टेंट होता है, साइन I अपॉन साइन R इज ऑलवेज कांस्टेंट, और यही जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको दिखाते हैं n से। तो पहला हमने क्या बोला था, पहली बात तो एंगल जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर तो वो उधर, लेकिन पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों एक ही जगह आते हैं, तो ये तीनों एक ही जगह पे, तो क्लियर हो गया। दूसरा जो साइन वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस की और साइन वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो साइन I अपॉन साइन R इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फिक्स होता है किसी भी चीज के लिए। देखो I से इसका एक नॉर्मल होगा, ये इंसिडेंस हुआ, ये रिफ्रैक्टेड हुआ, तो साइन I अपॉन साइन R इसके लिए 1.31 होता है, ये आपके बुक में वैल्यू है। अब ऐसे ले लीजिए डायमंड के लिए, अगेन नॉर्मल, अगेन एंगल ऑफ हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसके लिए 2.42 है, जो साइन I अपॉन साइन R होता है हमेशा 2.42 होता है। ओके अब देखो इसको लिखने का तरीका देखो, अभी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते रहते हैं दोस्तों, तो हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। वी नो दैट साइन I अपॉन साइन R हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो उसको लिख दिया n। अब इसमें दो टर्म आते हैं, अब देखो यहां से लेफ्ट से राइट में 2 1 देखेगा, इसका मतलब क्या होता है, v1 अपॉन v2 वेलोसिटी इन फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2। इसको हमेशा उर्दू टाइप जो ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन फॉलो करता है उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम कैसे फॉलो होता है, हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ध्यान होगा आप लोग को, हम लोग जनरली कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, इंग्लिश हिंदी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन इसको रीड करने के लिए आपको राइट टू लेफ्ट जाना चाहिए। तो अगर हम लोग बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन I और साइन R को छोड़ के कोई फॉर्मूला बताओ, तो बोलेंगे सर वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो कैसे लिखे, कौन वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी दी है वो ऊपर होगी, और यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी दी है वो अपॉन में होगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो वेलोसिटी ऑफ 2, और यहाँ पे 1 लिखा है तो अपॉन में वेलोसिटी ऑफ 1, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, मतलब 1 अपॉन इसको करके भी सेम लिख सकते हैं हम लोग, तो ये लिखा तो इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं। इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं, इन दोनों को इस तरह से जोड़ सकते हैं कि चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। तो इस बार मैं आपको एग्जांपल के लिए इसको लिखता हूं, n 2 to 1, इसका क्या होगा 1 अपॉन n 1 to 2, ये दोनों रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं एक दूसरे के। ओके तो ये क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। तो ये क्या बोल रहा है, मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जा रही है, ये क्या बोल रहा है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है लाइट। समझे आप लोग बात को, यही बात हम लोग को समझनी थी यहां से। चलो ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम। जब भी हम लोग बोलें कि किसी का एब्सोल्यूट बता दो, हम लोग पढ़े ना बुक में, आप लोग को टेबल आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो क्या बोल रहे हैं, उनमें से समझो ग्लास है, तो ग्लास के सामने जो रेयर मीडियम तो वो वैक्यूम है, आइस है तो आइस हमारा डेंसर मीडियम, लेकिन जो रेयर मीडियम है फिर से वैक्यूम है, समझे आप लोग, एयर से भी हल्की, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझो वैक्यूम में से एयर में जा रहा है, अगेन नॉर्मल था, नॉर्मल के ये टुवर्ड्स हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.003। आइस का देख लेते हैं, 1.31 एब्सोल्यूट होगा, वैक्यूम मानते हैं तब होगा। वैक्यूम और वाटर में तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1.33, समझे, वैक्यूम से रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, तो इसका हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आते हैं वैक्यूम से क्राउन ग्लास, अगेन इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। वैक्यूम से रॉक सॉल्ट में जा रहे हैं हम लोग, रॉक सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं त्योहार पे, दिस इज 1.54। डायमंड आ गया वैक्यूम से, अगेन देखिए रिफ्रैक्टेड 2.42। तो ये आपको सबको एक ही जगह पे आ गया है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके, कंक्लूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। अगर आप लोग देखोगे एक चीज
कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा है, ये जो नॉर्मल के टूवर्ड्स है, ये लाइट बेंड होती आती है। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 थी, तो देखो ये थोड़ी सी स्ट्रेट की तरफ ही है, लेकिन थोड़ी सी हम लोग बोलते हैं कि बेंड हुई होगी। अब देखो थोड़ा सा बढ़ गया वैल्यू, जब ये बढ़ता है तो इसकी बेंडिंग पावर भी बढ़ती है, तो देखो नॉर्मल के टूवर्ड्स थोड़ा और आ गया। वैक्यूम वाले में देखो थोड़ा और आ गया, वैक्यूम टू वाटर वाले में। फिर ग्लास वाले में देखो थोड़ा और नजदीक आ गया, और ज्यादा नजदीक आ गया हमारे रॉक सॉल्ट में, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, तो ये ऑलमोस्ट लगता है कि नॉर्मल को टच करने वाली है। तो हम लोग यही चीज याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो बेंडिंग पावर भी बढ़ती है। कहां पे बेंड करते हैं? नॉर्मल के टुवर्ड्स। ये चीज याद रखिएगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो कहां से जा रही है? वैक्यूम से एयर में। सो हमारा वेलोसिटी इन वैक्यूम किसका? लाइट का, टू वेलोसिटी इन एयर। अभी देखो ये कहां जा रही है? एयर से लेके आइस में जा रही है। तो वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन आइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देखो पढ़ते वक्त हम लोग क्या बोल रहे हैं? आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लिखेगा ऐसे। नेक्स्ट, अब देखो ऐसा दिया तो बताओ मुझे, वैक्यूम टू ग्लास होगा ना, तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम टू ग्लास है, यही होने वाला है। देखो वैक्यूम टू ग्लास वही चीज हुई ना, तो इसको लिखने का एक तरीका समझ लेना। उर्दू मीडियम जो मैंने बोला था दोस्तों, सारी चीजें सॉल्व होंगे। अब ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। अब यहाँ पे वैक्यूम क्यों नहीं? क्योंकि वैक्यूम भैया हम लोग हमेशा बोलते हैं जब दो अलग मीडियम, वैक्यूम को नहीं लिखा जाता, जैसे आइस और एयर, वैक्यूम को छोड़ के तब लिखते हैं आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर जब बोल से लिखते हैं तो हम लोग वाटर इधर लिखते हैं, जो पहले बोला था उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो राइट में बोला उसको राइट में लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा लिख दिया। लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसमें पहले लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। देखो ऑयल लिया यहां पे और एयर लिया, तो लिखते हैं किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ऑयल। समझ गए? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर ये सॉल्व कर लिया तो सारी चीजें आपकी जिंदगी की सॉल्व हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले देखो ये पहला पढ़ लिया आपने, अगर ये है तो उर्दू मीडियम फॉलो करोगे 1 और 2, लेकिन पढ़ते वक्त अगर ये ना दिखा तो कैसे पढ़ते जाएंगे? 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और उल्टा कर दिया तो सेम चीज, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन में। इसको समझो यहाँ पे 2 और 1 है, तो ये किसका रेसिप्रोकल है? उसको उल्टा कर दीजिए, 1 और 2 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन्ड, टेक फर्स्ट मीडियम एज एयर। अगर देखो आप लोग को फर्स्ट मीडियम नहीं बोला गया है, सिर्फ सेकंड मीडियम का बारे में बताया गया वेलोसिटी, तो आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट मीडियम अपने आप एयर लेना, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If the first medium is vacuum, then refractive index of second medium is called as the absolute refractive index। ये हमने पढ़ा था। अगर हमारा फर्स्ट मीडियम जो था, अगर ये हमारा क्या हो जाता है? वैक्यूम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पूरा, ये क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर अगर हम लोग बोले ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा? नो, ओनली इन वैक्यूम के केस में, जब फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम है तभी बोलेंगे ये पूरा टर्म जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो मटेरियल का। फॉर सॉल्विंग नंबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन लाइट इन दी हमारा वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे अगर आप लोग को देखो, लेकिन अब बुक में होगा तो सर क्या वेलोसिटी क्या लेंगे एयर में, वेलोसिटी वैक्यूम में क्या लेंगे? दोस्तों ये कंफ्यूजन बुक ने सॉल्व कर दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें? वैक्यूम में भी, और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये दोनों को कितना लोगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या? एक सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर देती है एक सेकेंड में। n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्यों नो यूनिट? देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। कैंसल आउट हो गए, तो इसलिए कोई भी यूनिट नहीं होता है। कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई यूनिट मत देना। अगर 1.31 लिखे हो बस बस। चलो ये आप लोगों के क्वेश्चन में थोड़े से, ये भी हम सॉल्व कराएंगे जब आप लोग एग्जाम नजदीक आएंगे। तो जब मैं ये बोलते हैं ना मैराथन लेक्चर रखूंगा, तो ये सब भी सॉल्व कराऊंगा।
आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये इस तरह से आप लोग को कोई नहीं बताएगा, मैं जो चीज बताऊंगा ध्यान से सुनना। TOR, समझो, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखो ये दो टर्म है, ये टॉर्च मैंने लगा, उसमें से एक रे इधर गई, एक रे इधर भी गई होगी, अब बीच में भी गई होगी, ऐसे ऐसे बीच में भी गई होगी, लेकिन हम इंपॉर्टेंट वाले ही ले रहे हैं जो बताने के लिए। तो कुछ एक रे ऐसे गई, कुछ ऐसी गई, कुछ ऐसी गई, कुछ ऐसी गई, कुछ ऐसी गई। हमने क्या किया, वाटर के सरफेस से उर्वे पे नॉर्मल खींच दिया, ये रे के ऊपर नॉर्मल, ये सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा। ये अगर समझो लाइट यहाँ पे आई होती तो इसका भी एक नॉर्मल इस तरह से खींच दी होती, यहाँ पे रही अगर समझो लाइट ऐसे आई होती तो यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दी होती, इस तरह से। बात समझे आप लोग? अब देखो, ओके, अब यहाँ पे ये क्या होगी, सीधी सीधी जाएगी। यहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पानी है, ये वाटर है, वाटर के अंदर मैंने टॉर्च लगाया, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ इसमें, थोड़ी सी लाइट वापस भी आई और कुछ रिफ्रैक्ट भी हुई। तो ये था नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो ये गई नॉर्मल से कितना बनाया, 35 एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या बना दिया, नॉर्मल से हमारा क्या बना दिया, 70 डिग्री का बना के गई। ओके, अब आप लोग बोलोगे सर ये नजदीक क्यों नहीं आ रही है, इसके इसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है? बच्चा प्लीज, ये डेंस टू रेयरर जा रही है। हमने रेयर टू ये चीज याद रखी है, नहीं तो कई लोग कंफ्यूजन में आएंगे। देखो जब रेयर से डेंसर में जाती है, ये एयर था, रेयर था, ये ग्लास डेंसर है, तो समझो लाइट ऐसे आई और ये नॉर्मल है उसका, तो इसके टूवर्ड्स बेंड होती थी, ठीक है। अब जब डेंसर टू रेयर जाती तो हमने क्या बोला, दूर जाएगी। जैसे ही आप लोग से आपके पॉकेट में पैसा गायब, वो लोग दूर भागेंगे, तो इसलिए ये दूर जा रहा है, ठीक है। बात समझिए यहाँ पे। हाँ सर सही बात, तो इसको इमर्जेंस भी बोल सकते हैं और रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखो ये 50 था, अब 70 हो गया। अब जब इंसिडेंस हमारा 40 है, यहां पे देखो ये 90 का एकदम जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो सीधी गई, सीधी गई, बेंड होते 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 तो वो सीधी हो गई। ओके, अब ये देखो ध्यान रखना, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये आप लोगों को डेफिनेशन आएगा। एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल का, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, तो एंगल ऑफ वो इंसिडेंस की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जब हमारा रिफ्रैक्शन का एंगल 90 हो। एग्जांपल से देखते हैं, समझो यहां से मैंने रे भेजा था, तो मुझे क्या देखना है, कौन से वैल्यू पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो 90 हो गया, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उस टाइम पे 40 था। तो इस वाटर के लिए, इस वाटर के लिए ये क्रिटिकल एंगल हो चुका है। समझे आप लोग बात को? फिर से रेस बहुत सारी गई थी, लेकिन कोई 90 नहीं गई, 50 बना था, 70, लेकिन एक जो रे ऐसी थी वो 90 बना दी, पूरा नॉर्मल से 90 का बना दी। तो मैंने क्या बोला, ये 90 बन गया रिफ्रैक्शन का एंगल, तो पता करो इंसिडेंस का कितना वैल्यू था उस टाइम पे, 40 था नॉर्मल से, तो मैं बोलूंगा यही इस वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के अलोंग और मैंने थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, और बढ़ा दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस टाइम पे क्या होता है दोस्त, ये जो पानी, ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रेस था वो ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, वो वापस से वाटर में आ जाता है। जो मीडियम में था वही मीडियम में, डेंस में से जा रहा था, डेंस में ही आ गया। अब आप लोग हमेशा सुने हो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, लेकिन दोस्तों ये कैसा रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा था पहले, हर एक एंगल पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा मैंने वैल्यू बढ़ाई, समझो 41 भी कर दी, 40 पे क्रिटिकल था हमारा वैल्यू, 41 जैसे ही किया, वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 से भी ज्यादा हो जाता है, और आप देखोगे तो ये रिफ्लेक्शन जैसा दिखता है। यही फर्क है, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं बोला इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। इसका हमने ओपेक नहीं किया था, हमने किससे गेम खेला, हमने इंसिडेंट जो रे का एंगल है उससे गेम खेलते गए। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक पूरे साइड को आप ओपेक कर दो तो लाइट अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारे कॉन्सेप्ट में क्या था,
हर जगह से। ये एक एंगल पे मैंने रखा 10, हमारे केस में लाइट रिफ्रैक्ट भी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी। वापस से मैंने डाला, तो डाला मैंने वापस लाइट समझो 20 पे, रिफ्रैक्ट हुई और फिर रिफ्लेक्ट हुई। फिर ऐसे करते 30 बचा 40 पे, 40 पे मैंने क्या देखा, 90 बना दिया उसने। नॉर्मल का जो एंगल था रिफ्रैक्शन का वो 90 बना दिया। मैंने बोला ओ दिस इज नाउ क्रिटिकल, ये अब सरफेस पे से जा रही है, ये लाइट सरफेस पे से जा रही है। मैं बोलता 1 डिग्री और बढ़ाओ, 41 करके देखूं, अरे भाई वाटर में वापस आ गई। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमारे को याद रखना है। चलो देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बोलते हैं, हम लोग का फॉर्मूला क्या था जब हम लोग मीडियम 1 से 2 में जा रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। आई इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल ना, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल ही बोल दिए थे, लेकिन जब 90 डिग्री बना था, आर कितना होता है 90 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन आई अपॉन साइन 90, आर की जगह पे 90 रखा, तो साइन 90 क्या होता है हमारे दोस्तों 1, तो ये 1 हो गया, दिस बिकम्स 1, तो क्या हो गया, ये जो पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था हमारा वो साइन आई के इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये कब होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, टी आई आर सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, ध्यान रखना टोटल। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन हम जब बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस इस टाइम पे क्रिटिकल एंगल है, तो बोलेंगे सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग लिखेंगे सिर्फ साइन आई। आर का वैल्यू क्यों 90 हो चुका है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये याद रखिएगा। देखो ये एक्सपेरिमेंट देखो, लाइट यहां से हमने की थी, ये पर्टिकुलर पहले ये लाइट ऐसे जा रही थी, ये पहले लाइट ऐसे गई तो थोड़ी सी बाहर भी चली गई थी, थोड़ी सी ऐसे भी आ गई थी, फिर थोड़ा सा और बढ़ा है तो थोड़ा सा बेंड और हुई, और थोड़ा सा बढ़ा है तो ये इस पे आ गई थी, और जैसे ही और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है, ये देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो मीडियम में थी उसी मीडियम में, वाटर से वाटर में रह गई, रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, रिफ्लेक्ट हो जा रही है बिना कोई मटेरियल लगाए हुए। अच्छा मिराज मतलब क्या होता है, देखो मिराज इन दी डेजर्ट क्या होता है, हमेशा देखो डेंसर टू रेयर क्या होता है, ऊपर जो है एयर जो होती है वो डेंस होगी, नीचे हवा हल्की होगी समर सीजन में, क्यों, देखो बताता हूँ, ये कोई जानेगा नहीं पहचानेगा नहीं, समझो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, और एक होता है हॉट टेम्परेचर। तो ये गैसें ऐसे पड़ी हुई थी, जमीन के नजदीक पड़ी हुई थी, लेकिन गर्मी दिया, हीट आई, हीट हीट ने क्या कर दिया, ये लोग को काइनेटिक एनर्जी दे दी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों, बहुत तड़प जाते हैं एकदम, बोलते हैं ना ये होते घूमने फिरने लगते हैं और हल्के हो जाते हैं, हल्के होने से ये लोग क्या गए, ये जो यहाँ पे थे ये मॉलिक्यूल अब ऊपर आ गए, ये क्या कर दिए ऊपर आ गए, और यहाँ पे नीचे क्या हो गया, जो एयर के मॉलिक्यूल थे वो थोड़े से कम हो गए, ऊपर ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा मीडियम, डेंसर मीडियम, और नीचे वाला क्या हो जाएगा रेयरर मीडियम। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इस तरह से समझाया गया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग। मिराज छोटा सा आप लोग के बुक में दिया गया है, उतना सा ही फॉलो करना है। चलो देखो ऐसे बहुत सारी लेयर रहती है, ओके देखो इस तरह से होता है, तो आप देखोगे यहां से डेंसर से रेयरर गया, तो धीरे धीरे रेयरर में जा रहा था, तो ये देखिए नॉर्मल की जो हमारे थे डेंसर से रेयरर में, तो नॉर्मल से दूर जा रहा है, फिर नॉर्मल से और दूर जा रहा है, क्योंकि लेयर ऐसे पूरे लेयर्स बनी हुई है, डेंसर थोड़ी उससे रेयरर, थोड़ी उससे रेयरर, फिर रेयरर, ऐसे करते 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 आप देख रहे हो ये चली गई पूरी इसमें, और इन्वर्टेड इमेज ऑफ दी ट्रीज आर सीन। तो सच रिफ्लेक्शन होते रहते इसकी आंखों से आप जब देखते हो तो वो ट्री आपको नीचे दिखाई देगा, एटमॉस्फियर का जो आप लोग को ये ब्लू कलर का जो पूरा इमेज था आपको जमीन पे दिखाई देगा। तो यही होती है जब रेगिस्तान में हमको लगता है कि नीचे पानी है, तो आपको रियली यहाँ पे क्या दिखना चाहिए था, समझो ये पेड़ पेड़ तो रियल में ऊपर है, जमीन के ऊपर है, आपको ये एटमॉस्फेयर का जो ब्लू कलर है वो भी नीचे लगेगा और पेड़ भी नीचे लगेगा, ये क्या लगेगा पानी। तो इसकी तलाश में लोग क्या करते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, अरे अंदर पानी है पानी, जो रास्ता घूम जाते हैं और फिर ट्रैवल करते रहते हैं, फिर ट्रैवल करते रहते हैं, फिर ट्रैवल करते रहते हैं,
इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि रियल में वाटर नहीं रहता है, वो जस्ट मिराज रहता है इन डेजर्ट। और ये क्यों फॉर्म हुआ, ये डेंसर वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया उसकी वजह से, और इसकी उल्टी इमेज बन जाती है। समझ गए दोस्तों? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है कि एक लाइट देखो, ये जो थी, अब लाइट जो थी ये लाइन से जो थी 90 से ऊपर चली गई, क्रिटिकल एंगल से ऊपर चली गई, और आपको क्या फील होगा कि ये इमेज जो है वो यहां पे है। इसके वजह से आपको जब सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, आप लोग सीधी लाइन इसकी रेस से ड्रॉ करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे वाह इसको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको आंखों में रे यहाँ से आ रहा है। अगर हम लोग रिट्रैक्ट करें, जनरली रिट्रैक्ट करते हैं ना, लेंस चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वर्चुअल इमेज हम लोग करते हैं, तो रिट्रैक्ट किया तो ये मालूम पड़ता है। चलो क्या किया फिर से, डेंसर थोड़ा उससे रह रहा, लाइट आ रही है, थोड़ी सी दूर गई, नॉर्मल से दूर गई, दूर गई, दूर गई, दूर गई। अब जब उसकी आंखों में फाइनली पहुंची तो उसकी आंखों में अगर रे को हम लोग रिट्रैक्ट करें तो उसको नीचे की तरफ दिखाई दे, उसको लगेगा कि नीचे से आ रही है लाइट, और उसको क्या लगेगा ये दोस्तों कि ये भैया पानी है उधर। कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साथ ही साथ आप लोग का जो डेंसर टू रेयर का कॉन्सेप्ट है ऐड कर लीजिए। द वाटर दैट यू कैन सी एक्चुअली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई ऑन द ग्राउंड ड्यू टू मिराज। तो ये जो दिख रहा है, अब आप लोग सीधा सर से बताओगे कि सर देखो, अगर समझो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसकी आंख में क्या हो रहा है, जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट 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 होकर आ रही है, और उसको जब हम लोग देखेंगे तो इस तरह से उसको ऊपर आएगी, और इमेज जब रिट्रैक्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा जमीन पे पानी है। समझे? और ये क्यों होती गई, ऐसी थी, थोड़ी सी बेंड हुई, फिर ऐसे जाना चाहे, थोड़ी सी बेंड हुई, अरे फिर थोड़ी सी बेंड हुई, फिर थोड़ी सी बेंड हुई, फिर फाइनली बेंड हुई, तो ये देखिएगा कि पानी नीचे है। इस तरह से इमेज आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। देखो शहरों में भी लगता है, हैव यू सीन दी वाटर ऑन दी हाईवे ऑन द रोड समर सीजन ऑन आफ्टर, ये ऐसे हॉट आफ्टरनून तो आपको लगता होगा जमीन पे पानी है। ये गर्मियों में बहुत दिखता है, और गर्मी में ही मैंने बोला क्योंकि हॉट टेम्परेचर, मैंने हॉट टेम्परेचर लिखा था दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी मिली थी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल तड़फड़ा गए और ऊपर चले जाने, हल्के हो गए, ऊपर उठने लगे वो लोग। फॉर मिराज टू अकर इट देयर हैज टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बोल दिया। टू कंडीशंस, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मैंने बोला था ऊपर डेंस होना चाहिए, तो वो कौन सी कंडीशन में होती है, समर सीजन में। एंड लाइट शुड हिट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो मैंने वहां पे इमेज में भी दिखा दिया था कि देखो ये क्रिटिकल एंगल से ऊपर है, ये देखो, ये जो था इसके लिए हमारा 90 यहाँ पे बनना था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा कम है अभी। अब यहाँ पे देखोगे ये 90 से ज्यादा हो चुका है, और ये उसकी आंख में गया तो इसको लगा कि अरे सीधा हम लोग अगर इसको रिट्रेस करें तो ये लगेगा कि पानी नीचे है। चलो, इस तरह से गाइस बता पाना बहुत टफ है, हिट लाइक। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, एंड तक कंफ्यूज रहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे लगता है, लाइट कैसे पड़ रही है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप लोग को समझ में आएगा, ये मेहनत आप लोग की तरफ है, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। चलो ओके, देखो ये क्या होता है, जब हम लोग एयर जब देख रहे हैं तो हम लोग को क्या लगता है, रिट्रेस करते जाएं तो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे और दिखता कहाँ पे हम लोग को, मोर डेंसर ऑब्जर्वर, ये पानी के अंदर बैठा हुआ है। देखो द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो हमको लगता क्या है कि वो इधर से आया है, लेकिन रियल में उसकी पोजीशन अलग रहती है। ओके, अभी वाई डू थिंक्स स्टार ट्विंकल, स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स मतलब बहुत दूर है, तो पॉइंट सोर्स है, बहुत दूर है और छोटे से दिखाई देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, देखो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है जनरली, ऐसा फैक्चुअल चीज 6 मिलियन माइल्स होते हैं। चलो ये रेयर मीडियम है, क्योंकि बाहर हम लोग देख जाए तो वैक्यूम टाइप ही होता है स्पेस में। ओके, तो रेयर टू डेंसर के अंदर जा रहा है तो टूवर्ड्स हमारा जो रहेगा नॉर्मल के पास आएगा। देखो ये पहले ये नॉर्मल था एटमॉस्फेयर के लिए, तो इससे देखो थोड़ा सा दूर है, फिर थोड़ा सा और हम लोग डेंसर रेयर, तो मतलब फिर ये रेयर डेंसर, तो देखो नॉर्मल के नज़दीक है और नॉर्मल के नज़दीक है। ठीक है, इस तरह से करते करते एकदम नॉर्मल के, और इसको रिट्रेस करें तो हम लोग को लगेगा स्टार इधर है, लेकिन रियल में स्टार कहाँ पे था, यहाँ पे। जैसा कि केस किस में हुआ था, सेम ये जो जो हमारा केस हुआ था सेम किसके अंदर, ये जो हमारा जो अंदर ये जो पानी में तैर रहा था बेचारा, तो इसको लगेगा कि बार बार अगर ये पोजीशन चेंज कर रहा है, लाइट रियल में आई थी इधर से, लेकिन इसको लगने वाला है कि ये डी पे ऑब्जेक्ट।
ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सो स्टार्स आर सेल्फ इल्यूमिनेशन कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट नहीं रहता है क्योंकि वो नजदीक है, तो वो इसकी इमेज हमको दिखने नहीं देता, भले ही ये ज्यादा एनर्जी वाला हो, लेकिन सनलाइट हमारे नजदीक रहती है तो कभी कभी दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो नजदीक है। लेकिन रात को क्या होगा, ओनली सोर्स ऑफ लाइट कौन है, स्टार है। दे अपियर टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। तो ये पॉइंट सोर्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि बहुत दूर पे। द अपर एंड पोजिशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग अ बिट, हमेशा थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड द टेम्परेचर। तो क्या बोलता है, खुद एटमॉस्फेयर भी चेंज होता रहता है, एयर जो मॉलिक्यूल मूव होते रहते हैं। साथ ही साथ जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग जब पहले वाला बोले, रेयर से डेंसर से डेंसर से डेंसर, ये रेयर फिर ये डेंसर, फिर ये रेयर फिर ये डेंसर, फिर ये रेयर फिर ये डेंसर, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो दो चीजें, क्या एयर खुद मोशन में, और दूसरा क्या होता है, हमारा रेयर टू डेंसर में आते जा रहा है। तो इसके वजह से उसको क्या लगेगा कि टिम टिम, कभी 10 लाइट है कभी उधर से लाइट है, तो उतना ही का वो जो टिम 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 ट्विंकलिंग दिखती है, वो इसी दो कॉन्सेप्ट की वजह से दिखती है। एक तो मोशन ऑफ द एटमॉस्फेयर जो एयर है उसके अंदर, एंड दूसरा चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो ये एयर डेंसिटी और टेम्परेचर चेंज होती रहती है। Because of this, refractive index of air keeps on changing continuously. Because of this change, the position and brightness of the star keeps changing continuously and the star appears to be twinkling. तो ये बेचारे दो चेंज हो रहे हैं। अच्छा, डेंसिटी कैसे चेंज होती है दोस्तों, अब ये तो बता देना, गर्मी मिली, टेम्परेचर और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने टेम्परेचर दिया तो नीचे डेंसिटी कम, ऊपर डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो यही कॉन्सेप्ट लगाना, ठंडा हुआ तो नीचे डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऊपर कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर डेंसिटी में कंफ्यूज मत होइए। तो एक तो एटमॉस्फेयर मोशन में हिल डुल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, तो हिलता डुलता रहेगा तो जो हमारी रे है वो भी हिलती डुलती जाती है। दूसरा चीज क्या रहता है, टेम्परेचर डेंसिटी चेंज होती रहती है, तो वो टॉन 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 टो आते रहता है। आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, अरे रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन के नजदीक आ रहा है, और ये हमेशा चेंज होते रहते, तो स्टार कभी टुक 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 ऐसे ट्विंकलिंग होते हुए दिखेंगे। देखो, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब देखो, द लेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज डेंसर। तो ये हमारे पास डेंस होगा हमेशा, क्योंकि ऊपर हल्की होती जाती है एयर। द लेयर विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ इज रेयर। द प्लैनेट इज नियरर टू द अर्थ कंपेयर टू द स्टार्स। तो ये क्या होता है, स्टार्स बहुत दूर है, ये तो हमने बनाने के लिए स्टार्स इससे मिलियंस ऑफ माइल्स दूर हैं। सो प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स। तो इनको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट सोर्स हैं, और ये लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स हैं। अब अब आप देखोगे, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू एज कंपेयर टू स्टार्स, ये हम लोग से क्लोजर, बट दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स बट अपीयर एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। तो आप देखोगे इनमें कलेक्शन है एक्चुअली पॉइंट सोर्स का, बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स हैं ये ऐसे। Because of changes in the atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source changes. तो क्योंकि ये चेंज होता रहता है, उसका जो एक एक का इंपैक्ट वो चेंज होता रहता है। द एवरेज पोजीशन एंड टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज एंड प्लैनेट डू नॉट टिंकल। तो कई हैं, समझो ऐसे 100 है, तो एक दो का इधर उधर भी हुआ तो ओवरऑल जो उसका ब्राइटनेस है, जो इंपैक्ट है, वो नहीं चेंज हो पाता। समझो मैं बोलता हूँ यहाँ से ये एक आई, ये एक आई ऐसे, और ये चेंज हो गई और मेरे को बता दिया कि ये पॉइंट इधर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, वो क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट सोर्स जैसी एनर्जी आती रहती है, अल्टीमेटली एक दो रिफ्रैक्ट भी होती रहे, लेकिन ओवरऑल मिलके क्या करते हैं, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं। चलो ये एमसीक्यूज है। चलो अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग करना है, एडवांस सनलाइट और ये सब। अच्छा, एडवांस सनराइज, कभी कभी सनराइज से पहले हम लोग को सनराइज आप, द सन अपीयर्स टू राइज 2 मिनट्स अर्लियर। देखो अब इसका भी कॉन्सेप्ट देख लो। होराइजन है, होराइजन मतलब जहां से हम लोग को कोई भी चीज दिखाई देती है, जैसे समुंदर के ऊपर जो वो पूरा का पूरा वो जो समुंदर की नहीं पानी की लेयर होती है, तो जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट होता है उसके बियॉन्ड नहीं दिखाई देता, और जहाँ पे एटमॉस्फेयर और हमारा जो अर्थ है वो दोनों एक लाइन पे मिलते हुए दिखाते हैं, उसको बोलते हैं होराइजन। तो वो होराइजन है। तो राइजिंग सन यहाँ पे है। ओके, अब देखो ये क्या कर रहा है, रेयर टू डेंसर जाती जा रहा है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल के नजदीक आती जाएगा। ओके, अब सन रियल में राइज नहीं हुआ था। एक सेकेंड दोस्तों, सब कुछ बैटरी
बैटरी ऑन, हाँ जी हाँ ठीक है, अच्छा वीडियो रुका नहीं। देखो तो सन की पोजीशन यहां से निकली, तो इसका क्या हुआ, देखो ये हुआ नॉर्मल हुआ टूवर्ड्स, देखो नॉर्मल के बेंड हुई, बेंड हुई। अब अल्टीमेटली बेंड होते होते मेरी आंखों में, अब इसको रिट्रेस करते हैं, इससे पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो लगेगा कि सन राइज हो चुका है। तो हम लोग का एक्चुअल यहाँ पे आने से पहले ही, जबकि ये यहाँ पे था, हमको लगता है कि सन राइज हो चुका है। तो ऐसा कब होता है, 2 मिनट लगता है कि अर्ली आ चुका है, और ये होता है रियल में। सन की पोजिशन हम लोग को बोलते हैं, अच्छा ऐसा बैठो ना आप लोग, अरे यार 7 बज गए यार, अभी आ गया, लेकिन रियल में जो सनराइज है वो आया नहीं है वहां पे, वो नीचे ही है, लेकिन हम लोग को 2 मिनट पहले मिल जाता है सनराइज। ये क्यों मिलता है, अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है, समझे। और रेयर टू डेंसर जा रही है, बाहर रेयर है, अंदर से एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो डेंसर है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल आती है। देख रहे हैं एक कॉन्सेप्ट कितना यूजफुल है कि लाइट कहाँ पे जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और रेयर टू डेंसर है तो कहाँ पे आएगी, हमारे नॉर्मल के नजदीक आती है। और यही है कि एक्चुअल पोजीशन से पहले, तो सनराइज क्या होता है, जब सन हमारी आंखों के में आ जाए, तो सन अभी इधर ही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अरे हाँ आ गया, सन दिख गया है, बेचारा सन तो अभी पहुंचा भी नहीं था उस जगह पे, तो सनराइज हम लोग को 2 मिनट पहले लग जाती है। अब सनराइज जल्दी हो गया, लेकिन अब रियल में सनसेट पीछे के टाइम उधर क्या होता है, सनसेट हो चुका है, लेकिन हमको अभी भी लगता है सनसेट नहीं हुआ, तो डिलेड सनसेट होता है। सनराइज अर्ली, सनसेट डिले, सन अपीयर्स टू बी सेट 2 मिनट्स लेट, एक्चुअल में सेट हो चुका है, लेकिन मेरे को 2 मिनट तक पता नहीं चलता क्योंकि सनसेट लग रहा है कि अभी भी हो रहा है। चलो फिर से खड़े, वापस से सेटिंग सन है, वापस से नॉर्मल के टूवर्ड्स जा रही है, वापस से यहाँ से जब मेरे फाइनल जो मेरे आंख में रहा उसको रिट्रेस किया तो मेरे को लगता है सन अभी इधर है, जबकि बेचारा सन डूब चुका है। बात समझे आप लोग, सन डूब चुका है। तो सनराइज के केस में अभी सन वहां पे आया नहीं है, लेकिन मेरे को 2 मिनट पहले लग गया कि अरे सनराइज हो चुका है, तो 2 मिनट का गैप था। ऐसे सनसेट में सनसेट हो चुका है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से मेरे को लगता है कि अभी भी सन होराइजन के पास है और सनसेट हो रहा है, जबकि सनसेट हो चुका है। यहाँ पे रियल में देखे तो सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सनराइज हो रहा है, ये फर्क है। तो यहाँ पे अर्ली, यहाँ पे डिलेड। अच्छा प्रिज्म क्या होता है, देखो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट द एंगल, एंगल मतलब ट्रायंगुलर रहता है। देखो तो ये प्रिज्म देखो आप लोग का दिख रहा है, रियल प्रिज्म ऐसा रहता है, तो देखो इंक्लाइंड है कि नहीं, तो ए बी सी बोल दिए, ये लाइट गई अंदर, इंसिडेंट रे, पी क्यू बोल दिए, नॉर्मल खींचा, तो रेयर टू डेंसर जाए तो बताओ कहाँ पे जाएगी, दूर जाएगी कि नजदीक आएगी, इंसिडेंट के नजदीक आएगी, रिफ्रैक्टेड है, अब ये बाहर जाएगी। डेंसर टू रेयर जा रही है, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, अरे दोस्तों नॉर्मल अब इसका कहाँ पे होने वाला है, कंफ्यूज हो गया ना, ये देखो नॉर्मल ऐसा होने वाला है, आप सोच रहे थे ऐसा जाएगा, लेकिन ये जाएगी इस तरह से। ओके समझे कि नहीं, इसका एक्चुअल पाथ कैसा था, देखो इसका एक्चुअल पाथ लाइट का समझो ऐसा था, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी ना, तो नॉर्मल से दूर जाना मतलब क्या होता है, इस तरफ आएगी ना, इसलिए बोल रहा हूं। चल आगे बढ़ते हैं, रिवाइंड करके वीडियो देखते रहिए, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं लेकिन करते रहिए। तो पी की जो इंसिडेंस थी, क्यू आर हमारा रिफ्रैक्टेड था, और ये जो हमारा आर एन समझो, और एक पॉइंट का नाम देते हैं आर एस, ये क्या होगा, इमर्जिंग रे होता है। एंगल ऑफ डेविएशन देखो, अगर ये पता करना है, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था नॉर्मल से, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, सीधा सीधा गया, और ये जो नॉर्मल से क्या इमर्जेंस हुआ। अब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे पता करेंगे, देखो इससे सीधी लाइन खींचो, ये इससे इसी को मिलाओ, एक इसको लो और ये हमारी जो रही थी इसको लो, इसके बीच में कितने का फर्क, अगर ऐसे सीधी सीधी जाती तो कितना जाती, और कहाँ गई है, तो कहाँ जा सकती थी और कहाँ गई, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इतना चेंज हो गई, एंगल ऑफ डेविएशन समझे। अगर ये लाइट ऐसी थी सीधी सीधी इतना जाना चाहिए था, लेकिन फाइनली निकली किधर, उधर निकली, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, टूटना, लाइट व्हाइट लाइट का टूटना। देखो ये व्हाइट लाइट गई अंदर, ये क्या होती है, व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, रियल में क्या होती है 7 डिफरेंट कलर्स से मिलके बनी होती है एक व्हाइट लाइट, ये जान जाओ। विबग्योर सुने हो, वायलेट इंडिगो ब्लू वो सब वाले, तो विबग्योर से बनी होती है। तो व्हाइट लाइट आई,
टेक अ न्यूटन्स डिस्क विद द 7 कलर्स एंड रोटेट डिस्क एज फास्ट एज यू कैन। तो ऐसे समझो 7 कलर आप लोगों को देखना है कि व्हाइट होता है कि नहीं। ऐसे 7 कलर ले लो और उसको ना घुमाओ जोर जोर से। देखो घुमाते गए, बहुत स्पीड में घुमाते गए और स्पीड में इट टर्न्स व्हाइट। देखिए ये हो जाता है। तो यही सेम ये लाइट के साथ है। लाइट जो स्पीड है, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कलर्स, एवरी कलर हैज अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, जो बेंड होने की पावर है और वो सब है, वो सबकी अलग अलग होती है। वॉयलेट की अलग होती है, इंडिगो की अलग होती है, ब्लू की अलग होती है। यही कॉन्सेप्ट अलग है। पहला आप लोग जानते हो, देखो हम लोग क्या किया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम लोग भेजे तो व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर में बंटने वाली है। लेकिन 7 कलर में सबका डिस्पर्जन, जो बेंडिंग पावर है, वो सबकी अलग अलग होगी। चलो देखो, जो ऐसे बेंड हुए, ये देखो बेंड होके बाहर ऐसे बड़ा करके हमने दिखा दिया 7 कंपोनेंट में। ये हो गया विबग्योर, दिख रहा है। अब इंडिगो, देखो ये सब पूरे कलर के नाम है। रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट। अगर देखो डेविएट्स मतलब ये से कुछ सीधा होगा ये एंगल, और ये गई कितना है, देखो इसका अगर मैं ये एक्चुअल में यहाँ पे है तो ये एंगल ऑफ डेविएशन इतना है। अब देखो वहीं पे जो इंडिगो है हमारी, ये वॉयलेट है, उसको देखो कितना ज्यादा बेंड हो गई, ये इतना बेंड हुई थी, और इन वॉयलेट वाली कितनी ब्लू हमारी बेंड हो गई। तो ध्यान रखना, डेविएशन किसका कम हुआ, रेड वाले का, और डेविएशन या बेंडिंग किसका ज्यादा हुआ, हमारा वॉयलेट वाले का। वॉयलेट कलर डेविएट्स द मोस्ट, ये ध्यान रखना। तो विबग्योर को नीचे से याद रखना। तो ऐसे ड्रॉ करोगे तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ऐसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड वाला कम डेविएट होता है और ये जो वॉयलेट वाला है ज्यादा रेड। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखना इसमें। एक तो जो व्हाइट लाइट होती है, सन की लाइट होती है, उसमें 7 कंपोनेंट होते हैं। तो एक हमने न्यूटन के 7 डिस्क से समझा कि हाँ स्पीड बहुत ज्यादा रहे तो वो है, तो 7 में निकली, 7 कंपोनेंट में सीधी सीधी निकल गई। लेकिन इसमें जो डेविएशन है वो किसका होगा, मतलब ऐसे 7 कलर में नीचे कौन होगा, ऊपर कौन होगा। तो जो नीचे जब से ज्यादा आएगा, जो नीचे कलर होगा वो बेंड ज्यादा हुआ होगा, वो डेविएट ज्यादा हुआ होगा, तो वो कलर है वॉयलेट। समझे। अब एग्जाम में क्या करना, आप लोग गलती ये मत कर देना कि वेब, इसकी जगह पे लिख देना वी, अलग कलर भाई ब्लैक लेता हूँ, कि विबग्योर, क्योंकि आप लोग कलर थोड़ी बनाओगे, ऐसे लिखोगे एग्जामिनर आपको सीधा मार्क्स कट कर देगा। क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वॉयलेट कम डेविएट होती है और रेड बहुत ज्यादा डेविएट हो रही है। ऐसा नहीं है, जबकि रेड कम डेविएट होती है और वॉयलेट हमारी ज्यादा डेविएट होती है। देखो देखो जो हमारी रेड लाइट की, उसकी मैक्सिमम वेव की लेंथ होती है। वेव की लेंथ मतलब एक वेव ऐसे ही जाती है, तो इसकी लेंथ जो होती है मैक्सिमम होती है। वहीं पे इंडिगो की लेंथ कम होती है, एक वेव की लेंथ इसकी कम होती है, इसके एक वेव की लेंथ ज्यादा होती है। दैट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर। वॉयलेट लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ, छोटा वेवलेंथ है, दैट इज क्लोज टू 400 नैनोमीटर। इससे भी छोटा अगर यू वॉयलेट है तो अल्ट्रा वॉयलेट, उसका जो वेवलेंथ है और छोटा है। लेकिन ध्यान रखना एनर्जी किस में ज्यादा होगी, वॉयलेट में। एनर्जी कम किस में होगी, रेड में। ठीक है, और यूवी में इससे भी ज्यादा एनर्जी। तो वेवलेंथ भला बड़ा किसका है, हमारे रेड का, लेकिन एनर्जी कम है। वेवलेंथ छोटा किसका है, वॉयलेट का, लेकिन एनर्जी ज्यादा है, रेसिप्रोकल है। चलो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट, ये आप लोगों को डेफिनेशन आ गया। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स while passing through a medium is called as the dispersion of light. So dispersion of light, the band of colored components of light beam is called as a spectrum. ये पूरा स्पेक्ट्रम है, जो पूरा कलर का दिखा आपको, ये स्पेक्ट्रम है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ टू व्हाइट लाइट, तो देखो अभी क्या होगा, व्हाइट लाइट गई तो ऊपर रेड होगा, नीचे वॉयलेट होगा। इन दोनों को इंसिडेंट कराया दूसरे मीडियम पे वापस से, प्रिज्म टाइप के। अब वापस से ये लोग क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगी, और मर्ज होकर क्या बनाएंगे, व्हाइट लाइट। अब इसको देखो मैं बेंडिंग के टर्म में ही बता सकता हूँ कि ये पहले डिस्पर्स की हुई, फिर सीधी सीधी जाएंगे क्योंकि ये अपने मीडियम में जाएंगी। फिर देखो रेयर टू डेंसर में जा रही है, तो हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, टूवर्ड्स हम लोग नॉर्मल लेके आएंगे। तो देखो ये बेंड होंगी और फिर सीधा होके व्हाइट होंगी। तो ऐसे दो अपोजिट साइड पे, ये देखो ये ऐसा था, उल्टा करो तो पहले जाएगी लाइट तो सब कंपोनेंट में टूट के दिखाएगी, लेकिन उसके बाद वापस से जब ये वाले मीडियम में से बाहर जाएगी तो व्हाइट हो जाती है। चलो, एंड देर इज नो डिस्पर्जन इन अ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब क्या होता है, देखो ये दोनों को मिला तो ग्लास स्लैब होगा। ग्लास स्लैब में ऐसे ट्रायंगुलर नहीं होता है। चलो, ये तो आप लोग के फिर से प्रैक्टिस हो गए।
ग्लास स्लैब आप लोगों को समझा ना, ग्लास स्लैब का। ग्लास स्लैब क्या होता है, देखो इन दोनों को मिला दो, दिख रहा है आप लोग को? हाँ, इन दोनों को मिला दो तो आप देखो क्या बनेगा, एक ऐसा स्लैब बनेगा ना ग्लास का। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? हाँ, इस बीच में ऐसे लाइन है दोस्तों, आप लोगों को नहीं विजिबल है। ये दो हमने मिला दिया है, ये मैंने भी कलर ये ब्लैक ही ले लिया है। तो देखो इन दो ट्रायंगुलर वाले को मिला दो तो आपको व्हाइट की व्हाइट लाइट ही मिलती है, समझे? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब टुवर्ड्स एंड है दोस्तों हम लोग, कुछ नहीं ऐसा है। हम्म, आते हैं अभी रेनबो कॉन्सेप्ट पे। रेनबो, देखो द रेनबो इज एन आर्च ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ना रियल में रेन ड्रॉप्स है, जैसे ना रेन के ड्रॉप्स है। ये रेन के ड्रॉप्स जब इस पे पड़ते हैं, अरे जब सनलाइट ये रेन ड्रॉप्स पे पड़ती है तो ये कलर दिखाती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेनबो। अब देखो एक्चुअल में काम कैसे होता है। रेनबो ड्रॉपलेट देखो ऐसा सा एक ड्रॉपलेट होगा, इज लाइक स्मॉल प्रिज्म। तो ये स्मॉल प्रिज्म का एक एग्जांपल है। सन आया, ठीक है, स्टिल लाइट हुई तो ये रिफ्रैक्शन भी हुआ और डिस्पर्जन भी हुआ। डिस्पर्जन मतलब क्या, अपने कंपोनेंट में टूटी, और रिफ्रैक्ट मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी गई, तो दो चीजें हुई। अब यहाँ से क्या होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये वापस से बेंड होके वापस से आर पार नहीं जाती, बबल के अंदर ही आती है। वाटर जो हमारा रेन का ड्रॉप है उसी के अंदर ट्रैवल करती है और फिर वापस से क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं। तो हम लोग को ये कलर ऐसे दिखाई देते हैं। ओके, तो क्या हुआ, पहले इंसिडेंट रे, यहाँ पे दो चीजें हुई, कौन कौन सी? एक तो पहला यहाँ पे हम लोग को ये मिला रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, कंपोनेंट में टूटी। अब यहाँ पे गई, यहाँ के एंड के सरफेस को हिट हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी के अंदर वापस आ गई, उसी के अंदर वापस आई और आगे जाके उसने क्या कर लिया, वापस मीडियम, वापस से टोटल इंटरनल नहीं, अब बाहर चली गई। और जब अब बाहर गई तो रिफ्रैक्शन, तो कितने चीजें हो गई, फर्स्ट दिस, सेकेंड दिस, थर्ड दिस। और ये आपकी आंखों को इस तरह से दिखाई देगा और आपको मालूम पड़ेगा कि क्या मिला है, आपको रेनबो मिल गया है। तो अपीयर्स रेडिश इन अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह सुबह जो सन है वो रेड क्यों दिखता है? एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट सन इज वेरी क्लोज टू होराइजन। होराइजन बता चुका हूं, जब एटमॉस्फेयर और धरती एक लाइन में टच करती हुई दिखती है एक दूसरे को। ओके, सनलाइट हैज टू ट्रैवल लॉन्गर पाथ थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच द ऑब्जर्वर। तो इसको ट्रैवल करना होता है। द ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स आर स्कैटर्ड इन ग्रेटर अमाउंट देन द रेड कलर, तो वो स्कैटर सबसे ज्यादा हो जाती हैं। द लाइट दैट रीचेस द ऑब्जर्वर इज मोस्टली रेड एंड येलो। क्या होता है स्कैटर, मतलब क्या होता है, टूटती जाती है, समझो ये होती है। इनके पास एनर्जी बहुत है, ये ताड़ धूल ये स्कैटर होती रहती है। अब इसमें भी दोस्तों एक चीज और भी समझने वाली है, चलो वो कभी और 11 में बताऊंगा। रियल में जो लाइट हम देखते हैं वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट होती है, जैसे मैं ग्रीन देख रहा हूँ तो उसकी वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री लाइट है किसी और लाइट की। ये छोड़ता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो कैसे। तो समझो क्या ध्यान रखना है, बहुत सारे 7 कलर के मेंबर है उसमें विबग्योर, तो उसमें स्कैटरिंग हो जाती है, किसकी, वॉयलेट और जो हैवी वाले सबकी स्कैटरिंग होती है, लेकिन रेड की स्कैटरिंग लीस्ट होती है और हमारी आंखों तक कौन पहुंचती है, रेड होती है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को जो सनसेट और सनराइज में थोड़ा रेड और ऑरेंजिश दिखाई देता है। समझ गए आप लोग क्यों? क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो स्कैटर हो जाती हैं, इसको मॉलिक्यूल को हिट की स्कैटर हो गई, फिर इंडिगो हिट की स्कैटर हो गई, तो ऐसे स्कैटर हो जाते हैं। अच्छा, ये हम लोग यहाँ पे रेनबो देख सकते हैं, अगेन वही कॉन्सेप्ट है ना, क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे सिर्फ वाटर बबल चाहिए हम लोग को, सिर्फ ड्रॉप चाहिए, तो कहीं पे भी रेनबो देख सकते हैं आप। वो जो बार बार मारता है पानी को, धूप में जाके ऐसे ऐसे करो, आपको भी एयर बबल, मतलब वहाँ पे वाटर के बबल है, उसके अंदर सनलाइट जा रही है और जो हमने 4 चीजें पढ़ी वही कर रही है वो। आफ्टर रेन शावर, तो देखो रेन शावर होती है रियल में तब दिखाई देते हैं, यहाँ पे भी देखो रेन शावर, यहाँ पे भी दिखाई दे, वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, दो चीजों का, सनरेज और दूसरा जो हमारे वाटर का ड्रॉप है वो, तो वो प्रिज्म जैसा काम करता है। व्हेन सनलाइट एंटर्स दी, देखो रिफ्रैक्ट डिस्पर्स इंसिडेंस देती है, हमने पढ़ लिया, ये सब सारी चीजें करके देता है हम लोग को।
देन दे रिफ्लेक्ट एंड इट इंटरनली इनसाइड एंड ड्रॉपलेट फाइनली अगेन रिट्रैक्टेड। तो ये टोटल उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, बाद में इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है और फिर हमको दिखता है यहाँ पे। ओके, तो रिफ्रैक्शन दिखा हम लोग को। द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ अ फाउंटेन कैन डू द सेम थिंग इफ द सनलाइट पासेस थ्रू देम, हेंस इट इज पॉसिबल टू एंजॉय रेनबो एट द फाउंटेन इन एनी सीजन। तो फाउंटेन में जाइए, सनलाइट के उसमें प्रेजेंस में, ऐसे धूप बहुत है, ऐसा मारिए पानी, आप लोग जो बार बार वाला वो कर लीजिए, या फिर ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं जब फाउंटेन के पास देखोगे ऐसे ध्यान से। चलो, और कोई कॉन्सेप्ट रह गया क्या आप लोग का? चलो दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। 55 मिनट्स का लेक्चर होगा, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। नेक्स्ट टाइम हमें बताइए और कौन से चैप्टर चाहिए और क्या पार्ट पसंद में आया। कुछ चीज़ें तो मैंने बहुत अच्छे से बताई, जैसे कि आप लोग को जो मेन कॉन्सेप्ट थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से कैसे अलग है। फिर इसी तरह से हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कब है, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है वो तो, लेकिन क्या होता है जब उस पे 90 डिग्री बना दे जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये सब सारी चीजें प्लस रेनबो में 4 चीजें इन्वॉल्व रहती है कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, ऐसी सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। फिर आपने कुछ चीजें देखी कि हाँ ट्विंकल क्यों करता है, रियल में इमेजिन कर पाया। तो आई होप आपको सारी चीजें समझा पाया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों। बाय।